क्या आप जानते हैं कि 17वीं सदी के वो कौन से ऐसे साइंसदान थे जिन्हें इस बात पे जेल की हवा खाना पड़ी कि सूरज जमीन गिर्द गिर्द नहीं बल्कि जमीन सूरज गिर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट करें, नहीं तो वीडियो के अंत तक इंतजार करें। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, उसके एक्सरसाइज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 यूनिट वेक्टर, नंबर 2 पोजीशन वेक्टर, नंबर 3 कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। तो क्या होता है एक यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड किसी भी खास डायरेक्शन में यूनिट के बराबर हो, यानी 1 के बराबर हो। सो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। पर्पस ऑफ अ वेक्टर, क्या करते हैं हम एक यूनिट वेक्टर को? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू टेल द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ए जो है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, और वेक्टर ए, याद रहे ए के ऊपर जो एरो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब वेक्टर ए इज इक्वल टू ए मॉड। ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं लेफ्ट और राइट जो लगी हैं एक वेक्टर के, ये मॉड यानी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव इनटू ए हैट। ये जो ए और उसके सर पे जो हैट है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर हम यूनिट वेक्टर को अलग करना चाहें तो मैग्नीट्यूड को हम दूसरी तरफ ले जाएं और वेक्टर के साथ डिवाइड कर दें, तो ए वेक्टर unit vector A is equal to vector A divided by A mod या its magnitude. So any vector, any unit vector is equal to the original vector divided by its magnitude. यहाँ अगर हम B hat की बात करते तो B hat क्या होता? B vector over B mod. इसी तरह C hat क्या होता? C vector over C mod. So इस तरह से हम एक जो है यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। तो क्या होता है एक पोजीशन वेक्टर? भाई याद रहे पोजीशन वेक्टर जो होता है ये किसी चीज की पोजीशन बताता है, और पोजीशन का मतलब लोकेशन बताना। लोकेशन में दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन। और जब भी हम किसी चीज की पोजीशन बताते हैं तो हम किसी एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम ओरिजिन कहते हैं उसका हवाला देते हैं। सो अ पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच डिस्क्राइब्स द लोकेशन and that is distance and direction of an object with respect to an origin. अच्छा, अगर हम एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है और उसके दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, इनको कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। सो एक पॉइंट पी की अगर हमने लोकेशन बतानी हो तो हम पोजीशन वेक्टर आर यूज करेंगे। सो आर विल बी इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। इसमें जो आई है ये यूनिट वेक्टर आई है और ये जे यूनिट वेक्टर जे है, और ये आई और जे बता रहे हैं कि ए और बी जो है एक्स और वाई कंपोनेंट हैं इस पोजीशन वेक्टर आर के। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की। तो क्या होता है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर से मुराद है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर जो है उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है, मौसर जो उसका हिस्सा होता है किसी भी खास डायरेक्शन में, उसको हम कंपोनेंट यानी हिस्सा कहते हैं। कंपोनेंट का मतलब हिस्सा होता है, शराकतदारी। सो इफेक्टिव वैल्यू को हम कंपोनेंट कहते हैं किसी भी खास डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। तो इसमें जो 3 और 4 हैं इस वेक्टर में, 3 और 4 जो हैं ये क्या हैं? इसकी कंपोनेंट्स हैं। किसके? वेक्टर ए के। किस डायरेक्शन में? एक्स और वाई एक्सिस में। याद रहे ये जो आई है यूनिट वेक्टर आई, ये बता रहा है कि ये जो 3 है ये एक्स कंपोनेंट है, और जे यूनिट वेक्टर जे बता रहा है कि ये जो 4 है ये वाई कंपोनेंट है उस वेक्टर ए का। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2, the vector sum of 3 vectors gives a zero resultant. What can be the orientation of the vectors? बहुत ही मजे का सवाल है कि 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स को जमा किया तो आंसर आया 0। किस तरह से उनको ऐड किया होगा भाई? उनकी क्या ओरिएंटेशन होगी कि ऐसा हुआ? तो भाई इसका जवाब ये है कि वो जो 3 वेक्टर्स थे उनको इस तरह से ऐड किया। ऐड एक ही तरीके से हम करेंगे हेड टू टेल रूल से। उनको हेड टू टेल रूल के साथ इस तरह से ऐड किया है कि जो लास्ट वेक्टर है उसका जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल को जाके ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह एक ट्राइंगल जो है वो वजूद में आ गई। तो दैट वाज द रीजन कि ये 0 हो सकता है। हम लेट कर लेते कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी।
इनको ऐड कर लेते हैं। और ऐड कैसे करेंगे? हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब अगर जो थर्ड वेक्टर है सी, उसकी जो टेल है, जैसे एक वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, जो थर्ड वेक्टर है सी, उसका जो हेड है वो जरा देखें, वो कहां पे जाकर ज्वाइन कर रहा है? फर्स्ट वेक्टर ए की टेल पे। तो इस तरह से क्या हो रहा है? एक ट्राइंगल वजूद में आ रही है। इट विल मेक अ ट्राइंगल। अच्छा, इसको अब हम एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि इसको लॉ ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं, कि अगर तीन वेक्टर को ऐड किया आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक तो ट्राइंगल बन गई, तो श्योर शॉट डेफिनेटली उसका जो आंसर है वो जीरो ही होना है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ इसका रिजल्टेंट निकालें तो वो जीरो होगा। वो कैसे? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और उसकी मेन वजह है कि जो लास्ट वेक्टर था, थर्ड वेक्टर, उसका जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है उसको ज्वाइन कर गया। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो जो पुराने मोबाइल होते थे उसमें आपको पता है वो सांप वाली एक गेम होती थी। तो जब भी सांप जो होता था, वो जो स्नेक होता था, उसका जो हेड है वो उसकी अपनी टेल को टच कर जाता था तो गेम ओवर हो जाती थी। तो यहाँ भी वैसा ही सीन है कि जो लास्ट वाला जो वेक्टर है उसका हेड अगर फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर गया तो जो गेम है वो ओवर, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर ए लाइज इन द एक्स-वाई प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशंस विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, for what orientation will its components have opposite sign। एक वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है, उसका किस क्वाड्रेंट के अंदर उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव होंगे, और किस क्वाड्रेंट के अंदर या कौन से दो क्वाड्रेंट्स के अंदर उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके साइंस एक दूसरे के साथ अपोजिट होंगे। तो पहले हम पहला जो पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं कि अगर एक वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में पड़ा हो तो उसके लिए उसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़े होने की सूरत में एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स यानी एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे या फिर लेस देन जीरो होंगे। लेस देन जीरो होने का मतलब भी नेगेटिव होता है। सो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ एक पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं या कोई भी एक वेक्टर ले रहे हैं ए, तो इसका जो x कंपोनेंट है दैट इज लेस देन जीरो और जो y कंपोनेंट है दैट इज आल्सो लेस देन जीरो। इसका मतलब ये होगा कि दोनों कंपोनेंट जो हैं वो उनके डायरेक्शंस और उनके साइंस नेगेटिव होंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये था कि किस क्वाड्रेंट में या कौन से दो क्वाड्रेंट में जो कंपोनेंट हैं उनके जो साइंस हैं एक दूसरे के साथ अपोजिट होते हैं। अच्छा, अब जरा बड़ा मजे का और बड़ा 2-3 मानी हैं इस सवाल के। पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होते हैं, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है जैसे अभी हमने बात की ऊपर, उसमें दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम पेयर की शक्ल में बात करें यानी पेयर की शक्ल में, तो फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट नेगेटिव। तो फिर हम कहेंगे कि भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कंपोनेंट्स के साइन एक दूसरे के साथ अपोजिट होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही इसका एक और मतलब भी है, मैंने ब्रैकेट किया हुआ इसको। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर हम इसको इंडिविजुअली बात करें तो सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है उसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो ये इस तरह से भी लिया जा सकता है। अगर हम पेयर की शक्ल में लें तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कंपोनेंट्स के साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अगर हम सिंगल की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है कंपोनेंट्स के साइन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, यानी x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव, y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव। दैट वाज इट एंड दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो। बड़ा अच्छा सवाल है कि एक वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट जो है वो जीरो है जबकि दूसरा कंपोनेंट जीरो नहीं है, तो क्या उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी? आंसर इज नो। भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक वेक्टर का एक कंपोनेंट भी जीरो ना हो, बाकी सारे कंपोनेंट तीन है मिसाल के तौर पे x जीरो, y जीरो, z जीरो नहीं, तो मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगी। इसी तरह कोई से भी दो कंपोनेंट अगर जीरो हो और तीसरा जीरो ना हो तो मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकती। अब हम एक वेक्टर ले लेते हैं जिसका एक कंपोनेंट हम जीरो रख रहे हैं, यानी y कंपोनेंट जीरो रख रहे हैं। सो a इज इक्वल टू 3i प्लस 0। इसकी मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? a mod इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर एंड देन अंडर द स्क्वायर रूट।
आपको याद होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर एंड अंडर द होल स्क्वायर रूट। यहां चूंकि 2 हैं तो 2 ही आएंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो 9 प्लस 0 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो आपने देखा कि भाई वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड 0 नहीं हुई, हालांकि उसका एक कंपोनेंट 0 था। तो फिर आंसर ये निकला कि अगर एक वेक्टर का एक कंपोनेंट 0 हो तो उसकी मैग्नीट्यूड 0 नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। शायद हॉलीवुड की मूवीज में ऐसा होता हो कि एक वेक्टर जो है एक जो बेटा है वो बाप से बड़ा है ऐसा ही है कुछ, कि क्या एक वेक्टर जो है उसका कंपोनेंट उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है? द आंसर इज नो। एक वेक्टर का कंपोनेंट कभी भी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं, बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। एक हम एग्जांपल के साथ आपको ये बात जो है समझाने की कोशिश करते हैं। एक वेक्टर ले लेते हैं f, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दें। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है? फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर एंड देन अंडर द होल स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर क्या आया 5। तो अच्छा आप जरा देखें कंपोनेंट क्या थे 3 और 4 और मैग्नीट्यूड क्या हुई 5। तो आप देख रहे हैं कि जो कंपोनेंट हैं वो मैग्नीट्यूड से छोटे हैं। So this proves that the components cannot be greater than a vector's magnitude. Question number 6. Can the magnitude of a vector have a negative value? क्या एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है? तो आपको याद होगा इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि एक वेक्टर के लेफ्ट और राइट दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जिनको हम ए मॉड पढ़ते हैं या मॉडुलस पढ़ते हैं। अब ये दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि एक वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और अगर नेगेटिव हो भी तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इसका मतलब है कि उसने उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। सो आंसर ये हुआ कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका हम प्रूफ देंगे। इसके लिए एक वेक्टर ले लेते हैं और हमने वेक्टर जो है वो दानिस्ता तौर पे ऐसा लिया है जिसके दोनों कंपोनेंट्स जो है नेगेटिव है, यानी वेक्टर b इज इक्वल टू -3i एंड -4j। अच्छा अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? -3 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो आपको पता है जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और -4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16। तो 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 5। जिस तरह आपने देखा कि एक जो वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हुई, हालांकि उसके जो दोनों कंपोनेंट्स थे वो नेगेटिव थे। सो दिस मींस दिस शोज दैट इफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव इट्स मैग्नीट्यूड विल बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a plus b is equal to 0 what can you say about the components of two vectors? अच्छा जी, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स हैं a और b, दोनों को ऐड किया तो आंसर बना 0। आप इनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? तो भाई इनके कंपोनेंट्स के बारे में हम ये कहेंगे कि अगर दो वेक्टर्स को प्लस करने पे आंसर 0 आ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि एक वेक्टर के x और y कंपोनेंट्स दूसरे वेक्टर के x और y कंपोनेंट्स के इक्वल बट अपोजिट हैं, तभी तो प्लस करने पर उनका आंसर 0 आ रहा है। हम लेट कर लेते हैं कि एक वेक्टर a जो है वो किसके बराबर है axi प्लस ayj। इसमें ax जो है इसका x कंपोनेंट और ay जो है इसके y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली b इज इक्वल टू bxi प्लस byj। इन दोनों को कंडीशन उसने क्या दी है कि a प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी दोनों को प्लस करने पर आंसर 0 आ रहा है। तो दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हम यहां रख देते हैं, a की जगह axi, b की ayj प्लस b की जगह bxi प्लस byj। अच्छा इसमें से आप कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं। इसमें से axi और bxi में से यूनिट वेक्टर i कॉमन आ गया, पीछे रह गया ax प्लस bx। इसी तरह ayj और byj में से यूनिट वेक्टर j को कॉमन ले लिया और पीछे बचा ay प्लस by इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहां से हम दो जो है वो इसके हिस्से करने वाला है। अब इन दोनों के 0 होने का मतलब ये है कि ये भी 0 है, ये भी 0 है और देन इनका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं,
तो एक ही सूरत में ये आंसर जीरो आ सकता है कि ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, क्योंकि प्लस तो हो नहीं सकते एक दूसरे में। ये एक्स और आई, ये आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है। तो हम इसको पहले लेट कर लेते हैं ax प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें से ax इधर ही रहेगा, bx उधर जाएगा तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है इसका ay प्लस बी वाई इंटू जे इज इक्वल टू जीरो, इसमें से ये जो जे कंपोनेंट है इसको हमने जीरो रखा, तो इसमें से क्या निकला ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई। तो ये थी वो बात जो हमने ऊपर कही थी कि भाई इसका मतलब है एक वेक्टर का x कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के x कंपोनेंट के बराबर लेकिन अपोजिट, एक वेक्टर का y कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के y कंपोनेंट के बराबर लेकिन उसका अपोजिट है, तभी जाकर हम जो है उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनके आंसर्स क्या आएंगे? जीरो। क्वेश्चन नंबर 8, under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude? ऐसी कौन सी ओरिएंटेशन होगी, किस सर्कमस्टांसेस में एक वेक्टर जो है उसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे उन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी? तो भाई इसका आंसर बड़ा मजे का है, 45 डिग्री पे अगर एक वेक्टर जो है उसका x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली जो लाइन है उसके साथ अगर उसका एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो उस वेक्टर के जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। वो कैसे? हम एक वेक्टर ले लेते हैं f जो xy प्लेन में पड़ा हुआ है, किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, यहां देख लें आप, एक वेक्टर है f और वो xy प्लेन में पड़ा हुआ है, इस एक्सिस पे x इधर x और इधर y, यहाँ ऑरिजिन जहाँ एंगल बन रहा है थीटा। तो इसका जो क्वाड्रेंट हमने प्रोजेक्शन गिराया x एक्सिस पे तो क्या बना? fx। इसी तरह इसका प्रोजेक्शन हमने गिराया y एक्सिस पे तो क्या मिला? fy। अच्छा, अब इसके दोनों कंपोनेंट्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा हुआ है, fx इज इक्वल टू f cos थीटा एंड fy इज इक्वल टू f sin थीटा। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, इसका मतलब cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री बोथ आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू 0.707। अच्छा, अब यही तो फर्क था fx और fy में, cos और sin का ही तो फर्क था, और cos और sin का फर्क जो है वो मिटा दिया 45 डिग्री ने। तो पता ये चला कि fx इज इक्वल टू f, ये वाला f मल्टीप्लाइड पे cos थीटा की जगह क्या है? 0.707। और यही क्या है? fy, यानी f की जगह f और sin 45 की जगह 7.07। तो इससे पता चला कि fx is equal to fy at an angle of 45 degree. So that was it. Question number 9. Is it possible to add a vector quantity or to a scalar quantity? Explain. क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकें? एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन क्या करना है भाई? इसका आंसर है नो। एक वेक्टर को कभी भी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह भी ये है कि सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जो ये तीन जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करें। दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, दोनों के डायमेंशंस सेम होना चाहिए, और दोनों की नेचर यानी कैटेगरी सेम होनी चाहिए। अब कैटेगरी से क्या मुराद है? एक वेक्टर है तो दूसरी भी वेक्टर होनी चाहिए, एक स्केलर है तो दूसरी भी स्केलर होनी चाहिए। सो वेक्टर में वेक्टर और स्केलर में स्केलर ही ऐड हो सकता है। एक वेक्टर स्केलर में और एक स्केलर वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता। अच्छा, अब तीन बातें यहां हमने की हैं। बाद दफा यूनिट्स और डायमेंशन सेम होती हैं, जैसे वेलोसिटी और स्पीड, दोनों की यूनिट्स और डायमेंशन सेम है, लेकिन कैटेगरी डिफरेंट है। एक वेक्टर है दूसरी स्केलर है, इसलिए इनको हम ऐड नहीं कर सकते। सो सिंस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर डिफरेंट इन नेचर, thus they cannot be added or subtracted mutually. क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है, कैन यू ऐड अ जीरो टू अ नल वेक्टर? क्या आप एक जीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी पिछले सवाल की तरह का ही है कि एक जीरो जो है उसको नल वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता। इसकी रीजन हम अगर बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि जीरो जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है जी। जीरो जस्ट लाइक नंबर 1 2 3 4 नंबर्स, याद रहे नंबर्स जो होते हैं ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। सो जीरो इज आल्सो अ नंबर, सो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जबकि जो नल वेक्टर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, आल्दो उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है, डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी होती है, लेकिन फिर भी वो एक नल वेक्टर है। लिहाजा इनकी जो नेचर और डायमेंशंस डिफरेंट होने की वजह से हम एक जीरो को एक नल वेक्टर में ऐड
या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तीन चीजें मैंने बताई थी पिछले सवाल में भी कि नेचर सेम होनी चाहिए, यानी दोनों वेक्टर हैं या दोनों स्केलर्स हैं, उनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम होने चाहिए, तब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी जीरो, एक्सप्लेन। दो वेक्टर्स हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड्स इक्वल नहीं हैं, तो क्या उनको प्लस करने पर आंसर जीरो आएगा, एक्सप्लेन। नो, अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल हैं तो उनको ऐड करने पर उनका आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा। हम दो वेक्टर ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, एक है a = 3i + 4j, जबकि दूसरा है b = 4i - 5j। ये हमने अपने पास से लेट किए हैं, इस तरह से इनको लेट किया है कि इनकी मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो, यानी कंपोनेंट्स अगर आप डिफरेंट रखते हैं, जैसे 3 और 4 हैं तो 4 और 5 मैंने रख लिए, तो इनकी मैग्नीट्यूड्स डेफिनेटली डिफरेंट आएंगी। यानी इनके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हम a क्या रखें और b क्या रखें, जस्ट उनकी मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट लाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स ले लें। अच्छा, अब इसकी मैग्नीट्यूड्स मैंने ले ली। पहला वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 3² + 4² अंडर द स्क्वायर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5। इसी तरह दूसरा वेक्टर जो है 4² + -5² एंड देन अंडर द होल स्क्वायर रूट। 4² क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, दोनों को 16 + 25 क्या आ रहा है 41, और 41 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 6.4। अच्छा, अब इनको ऐड करते हैं। एक बात तो पूरी होगी कि दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, डिफरेंट है, अनइक्वल हैं। इसकी मैग्नीट्यूड है 5 जबकि दूसरा वाला जो है उसकी मैग्नीट्यूड है 6.4। अच्छा, इन दोनों को अब ऐड करते हैं, a + b यानी 3i + 4j + 4i - 5j। तो 3i + 4i कितने हो गए 7i, और 4j - 5j, 5 में से 4 निकल गए तो बाकी रह गया 1 - 1, तो ये तो जीरो नहीं आ रहा, ये तो जीरो नहीं है, दिस इज समथिंग 7i - j। इसकी मैग्नीट्यूड निकाले तो काफी सारी आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल हों तो उनका जो सम है वो जीरो नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, show that the sum and differences of two perpendicular vectors of equal lengths are also perpendicular and of the same length। बहुत ही मजे का सवाल है कि हमने ये प्रूव करना है कि sum and differences of two perpendicular vectors, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। हम लेट कर लेते हैं एक वेक्टर a है दूसरा b है, दोनों परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है ये भी बताता हूँ, लेकिन पहले हम उनकी सम और डिफरेंसेस लेंगे। सम में क्या होगा a + b और डिफरेंसेस में क्या होगा a - b। अच्छा, अब चूंकि ये दोनों वेक्टर जो है उनकी लेंथ सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, एक बात ये होगी। और फिर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब बड़ा शानदार है कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए और अगर आंसर जीरो आए तो समझ लें कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब हम आगे चल सकते हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स यानी a + b एंड a - b of two equal vectors of vectors of equal lengths are also perpendicular। यानी जो a + b हुआ इससे एक नया वेक्टर बना, a - b एक नया वेक्टर बना। ये जो दो नए वेक्टर बने हैं ये भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या निकलेगा जीरो। सो हमने ये प्रूव ये करना है कि a + b डॉट a - b इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a + b को a - b के साथ, तो a डॉट a, इसी तरह a डॉट b माइनस a डॉट b, फिर इसी तरह b डॉट a और फिर माइनस b डॉट b। अच्छा, अब इसको आगे मजीद प्रोसीड करते हैं। ये जो a डॉट b आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b डॉट a के बराबर होता है, तो फिर ये जो a डॉट b है ये b डॉट a इक्वल एंड अपोजिट ये दूसरे से कैंसिल हो गए। पीछे रह गए a डॉट a क्या होता है a² और b डॉट b²। इसमें चूंकि एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है और cos 0 पे 1 होता है, तो फिर a डॉट a का आंसर क्या आया a² और b डॉट b का आंसर आया b²। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। अच्छा, अब चूंकि हम ऊपर कह चुके हैं कि दोनों की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू b। तो मैंने क्या किया, b की जगह a रख दिया, तो ये जो b है इसको रिप्लेस कर दिया a के साथ। तो अब a² माइनस a² क्या हुआ 0। तो इससे पता ये चला कि a + b एंड a - b
is also equal to the dot product of a plus b and a minus b is equal to 0, और यही हमने प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड्स हैव टू बी ओरिएंटेड if they were to be combined to give a resultant equal to a vector of the same magnitude। हम क्या करें, ऐसी कौन सी ओरिएंटेशन रखें कि दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हैं उनको हम किस तरह से कंबाइन करें कि उनका जो रिजल्टेंट हो वो भी उनके ही बराबर हो। इसका मतलब जरा बड़ा शानदार है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक वेक्टर है 7 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है 7 न्यूटन, तो दो वेक्टर्स हो गए, दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या हो गई, सेम। अब उन दोनों वेक्टर्स को हम किस एंगल पे रख के ज्वाइन करें, कंबाइन करें कि उनका जो आंसर है वो भी 7 न्यूटन आए, ठीक है ना, मजे की बात। अच्छा, इसका आंसर बड़ा कमाल का है, 2 लाइनों का है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा कि अगर दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर वो 120 पे, यानी तकरीबन ये बनता है ऐसे 120 पे अगर हम उसको रखें और कंबाइन करें तो दोनों के कंबाइन होने से जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 7 न्यूटन होगा। इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एग्जांपल 2.2 में, चैप्टर नंबर 2 की जो एग्जांपल्स हैं उसमें सेकंड एग्जांपल में जाएं, उसमें फुल डिटेल मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से इसकी फुल डिटेल जो है देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड्स 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। Pick the correct answer from those given below and tell why it is the only one of the 3 that is correct। दो वेक्टर हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड्स 60 न्यूटन और 35 न्यूटन है। ये बेसिकली एक एमसीक्यू है और यहाँ कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं 100 न्यूटन, 70 न्यूटन और 20 न्यूटन, और पहले बताएं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और फिर इसकी रीजन बताएं। तो भाई करेक्ट है 70 न्यूटन, ये हमने इसका करेक्ट बता दिया आंसर, ये एमसीक्यू है। अब इसके हम रीजन बताने लगे कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, 60 न्यूटन और 35 न्यूटन। दोनों वेक्टर्स का जो है वो मॉडुलस ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट ले लेते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर यानी 35 का स्क्वायर, और दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 4825। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आया 69.46, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70। सो दैट इज व्हाई द ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 दैट वाज 70 न्यूटन दैट इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। कहते हैं सपोज करें कि जो एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है उसकी जो साइड्स हैं वो हेड टू टेल रूल के साथ जो है वो हमने उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उनका जो आंसर है वो क्या होगा। इसका आंसर वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है कि जब लास्ट वेक्टर का जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। द सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो क्लोज्ड पॉलीगॉन है जिसकी हर साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और हमने उन सारी साइड्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया हुआ है, तो इसका आंसर 0 कैसे होता है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 5 वेक्टर हैं A, B, C, D एंड E, उनको हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करने लगे, और अगर जो लास्ट वेक्टर, जैसे मैं पहले कह रहा था, लास्ट वेक्टर की जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल को जाकर ज्वाइन कर दे, जैसे ये वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, C, D और E। देखा आपने, लास्ट वेक्टर E जो है उसका हेड फर्स्ट वेक्टर A की टेल को जाकर ज्वाइन कर गया। दे विल मेक अ क्लोज्ड पाथ and that is known as closed polygon। पॉलीगॉन जो है वो किसी भी क्लोज्ड पाथ को कह सकते हैं, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन हो सकती है, पेंटागन जो है भी पॉलीगॉन हो सकती है। सो एनी क्लोज्ड पाथ जो है उसको हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। तो इस पॉलीगॉन में हुआ क्या है कि आखिरी वेक्टर जो था उसका जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल को जाकर ज्वाइन कर गया। तो इस सिचुएशन में इन सारी साइड्स को हम जब प्लस करेंगे, इस पॉलीगॉन की सारी साइड्स को जो प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 0, यानी रिजल्टेंट वेक्टर R जो है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E दैट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हम जो है वो बहुत लेंथी उस एक एमसीक्यूज टाइप था, उसको हम स्किप कर रहे हैं, फिर किसी डिस्कशन में उसको हम जो है वो ऐड करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स A1 एंड A2 वर रिवर्स्ड, हाउ वुड दिस आल्टर A1 क्रॉस A2। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक A1 है दूसरा A2 है, अगर हम उनके हर
कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर देते हैं, तो उसका A1 क्रॉस A2 के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नो इफेक्ट, देयर विल बी नो डिफरेंस। उसकी वजह यह है कि आपने हर वेक्टर के हर कंपोनेंट को आपने रिवर्स कर दिया, तो जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो भाई इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स आर रिवर्स्ड, देयर प्रोडक्ट विल बी द सेम एज बिफोर। चूंकि आपने A1 ने A2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसका मतलब है x कंपोनेंट है x कंपोनेंट के साथ, y ने y के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो फिर लेट्स सपोज हम सिंपल जनरलाइज कर देते हैं कि A1 को आपने कर दिया माइनस A1 और फिर A2 को आपने कर दिया माइनस A2। इसकी डिटेल में इसके कंपोनेंट्स की शक्ल में भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन हम इसको जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख रहे हैं। सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो फिर ये आंसर क्या बना A1 क्रॉस A2 अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 18, नेम the three different conditions that could make A1 cross A2 is equal to 0। पिछले सवाल की ही आप कह लें कि एक्सटेंशन है कि वो कौन सी तीन ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो A1 क्रॉस A2 को 0 कर दें। तो भाई तीन ऐसी कंडीशन जो A1 और A2 के जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको 0 कर दें, वो मंदरजा है। सबसे पहली कंडीशन है या तो A1 0 है, A1 0 होगा तो कहानी खत्म, सारा प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, बल्कि नल वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह A2 जो है वो 0 है, मैग्नीट्यूड की हम सेंस में बात कर रहे हैं ना, तो फिर A2 जो है वो 0 है। या तो A1 0 है तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, A2 के 0 होने की सूरत में भी सारा कुछ हो जाएगा। और तीसरी सूरत जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, या तो दोनों पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल होने का मतलब यह है कि एंगल कितना है 180 डिग्री। अच्छा, अब यहां ऐसा क्या होगा, साइन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपको पता है A1 क्रॉस A2 विल बी इक्वल टू A1 A2 साइन थीटा, साथ यूनिट वेक्टर n भी आना है। तो साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री दोनों पे 0 होता है, तो इस सूरत में जो इसका होल जो प्रोडक्ट का जो होल आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सो तीन कंडीशन में या तो पहला वेक्टर 0 है या दूसरा वेक्टर 0 है, या फिर वो तीसरी कंडीशन ये है कि या तो वो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 डिग्री दोनों पे इक्वल और 0 होता है, और फिर इसका होल प्रोडक्ट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेन द रीजन। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज इट इज नॉट मूविंग और रोटेटिंग। पहली कंडीशन ये है कि एक बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि ये मूव नहीं कर रहा या रोटेट नहीं कर रहा, तो हरगिज ऐसा नहीं होता। इसी तरह इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन एंड देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर एक जो कोप्लेनर फोर्सेस हैं जो किसी एक बॉडी के ऊपर लग रही हैं, उनके वो इस तरह से ओरिएंटेड हैं कि उनके साथ क्लोज्ड पॉलीगॉन बन रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है। तो जो स्टेटमेंट ए है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। किसी ऑब्जेक्ट के लिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो मूव ना कर रहा हो या रोटेट ना कर रहा हो, ये एक हिस्सा है उसका। यानी इफ अ बॉडी इज टोटली एट रेस्ट दैट इज इन इक्विलिब्रियम, बट इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। So this is false statement because for a body to be in equilibrium, it is not necessary to be at rest. It could be moving with uniform velocity. दूसरी बात ये थी कि हाँ, कोप्लेनर फोर्सेस जो हैं लग रही हैं और उनके लगने से जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो जो पाथ है उनका वो क्लोज पॉलीगॉन की तरह है, तो इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम। भाई इसका यही तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स 0 द बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो जो गिवन फोर्सेस हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, वो क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रही हैं, तो क्लोज्ड पॉलीगॉन की सूरत में उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा 0, एंड इन दैट सिचुएशन द ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहां सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20, अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय 2 strings, show by diagram the configuration of the strings for which the tension in the strings will be minimum। एक तस्वीर है, उसको हमने दीवार के साथ हैंग किया हुआ है 2 रस्सियों के साथ। बताएं कि किस सिचुएशन में वो कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाएं जिस कॉन्फ़िगरेशन में वो जो स्ट्रिंग्स हैं उनके ऊपर कम से कम टेंशन होगी। तो इसको हम देख लेते हैं। एक सपोर्ट है या दीवार है जिसके साथ 2 रस्सियों के साथ एक तस्वीर जो है उसको हमने हैंग किया हुआ है। तस्वीर का जो वेट है वो कितना है W, और वो डाउनवर्ड है, और जो रस्सियां हैं स्ट्रिंग्स जो हैं वो अपवर्ड
फोर्सेस लगा रही हैं। तो इसमें जो स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है उसको हम टेंशन या डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो लगाएंगे, बल्कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ भी हो सकता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इस सूरत में हम जो अपवर्ड फोर्सेस हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, जबकि डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेंगे। सो टेंशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड वेट विल बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अच्छा, इन दिस केस द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग विल बी हाफ ऑफ द वेट। इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में अभी आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, यहाँ पे हर स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन है वो उसके वेट का हाफ होगी। वो कैसे? जैसे मैं पहले बता रहा था कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो द सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड कितनी होगी? टी प्लस टी, और डाउनवर्ड कितनी होगी? डब्ल्यू। टी प्लस टी कितना होता है? 2t इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ से t को इधर रहने दें, 2 को दूसरी तरफ ले जाएं, w के साथ डिवाइड कर दें। सो t इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ बिल्कुल इसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम उस पिक्चर को हैंग करते हैं तो फिर हर रस्सी के ऊपर जो है उसके वेट का हाफ जो है वो लोड होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने के दफा ये पेपर में आ चुका है। हर साल ही पेपर का हिस्सा बना होता है कि क्या एक ऑब्जेक्ट जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अपने ही वेट की वजह से रोटेट कर सकता है अबाउट इट्स ओन सेंटर? तो इसका आंसर है नो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ऑब्जेक्ट जो है अपने ही सेंटर पे पड़ा हो या अपने ही सेंटर पे एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो है ग्रेविटी की वजह से वो खुद बहुत जो है रोटेट करना शुरू कर दे। इसकी मैथमेटिकल रीजन आपको बताना पड़ेगी। उससे पहले हम इसका वन लाइन आंसर आपको ये बता दें कि अ बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। जो टार्क होता है किसी भी बॉडी पे जो एक्ट करता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? जहां पे फोर्स लग रही है और जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको ओरिजिन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दरमियान जो फासला उसको मोमेंट आर्म कहा जाता है। अच्छा, अब फोर्स किसके बराबर है? वेट। और वेट किसके बराबर है? mg। और दूसरे लफ्जों में मोमेंट आर्म क्या है? जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर फोर्स, जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कहां पे लग रही होती है? सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो एज द वेट एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दिस सिचुएशन द मोमेंट आर्म विल बी इक्वल टू जीरो। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसमें टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह mg क्रॉस मोमेंट आर्म की जगह जीरो। द आंसर इज जीरो। दिस मीन देयर विल बी नो रोटेशन। सो इसका आंसर ये बना कि अ बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। Thank you very much for watching. Don't forget to like, share and subscribe our channel जिसका नाम है Alpha Science Academy। और वो जो क्वेश्चन मैंने शुरू में रखा था उस सवाल का जवाब है गैलीलियो। जी हाँ, गैलीलियो एक ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले ही इस बात का दावा किया था कि सूरज जमीन के इर्द गिर्द नहीं बल्कि जमीन सूरज के इर्द गिर्द